चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज न्यू जो भी आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सर, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसका पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट ना कंप्लीट कर चुके हैं। इसका टेस्ट नंबर 5 है। एक टेस्ट हुआ था 24/6/2024 को टेस्ट हुआ था। ये न्यू सिलेबस पे टेस्ट हो रहा है ना सर, करवा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा, बशर्ते पूरा क्लास देखिएगा तभी याद होगा। और बाकी इसके पहले का 4 सेट जो करवाए हैं उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना द्विपरमाणुक नहीं है, बताइए। इसमें कौन द्विपरमाणुक तत्व नहीं है, बताइए कौन सा होगा। फास्फोरस नहीं है। तो इसमें एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। तो फास्फोरस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पीडीएफ जो है ना, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, इसमें लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लिंक इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा पीडीएफ। बाकी वहाँ से इसका पीडीएफ में डिटेल भी दिया हुआ है, तो कुछ कुछ डिटेल पढ़ लीजिएगा, बाकी यहाँ सारा प्रैक्टिस कर लीजिए जो हम करवा रहे हैं। और बाकी वहाँ से जो भी डिटेल दिया हुआ है सारा, और एक्स्ट्रा डिटेल है सारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है, बताइए किसमें डीएनए पाया जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी में। क्या होगा? सभी में। प्लास्टिड में भी, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सभी में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक में जो है ना, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं एवं क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, उसमें क्रोमोसोम जो होता है डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि अवकरण की प्रतिक्रिया होती है, किस में होती है, बताइए किस पर होती है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पे होती है। किस पे होता है? कैथोड पे। तो कह रहा है अवकरण की प्रतिक्रिया होती है, कैथोड पर होता है। कह रहा है अवकरण की प्रतिक्रिया किस पे होती है? तो कैथोड पे होता है, याद रखिएगा। तो अवकरण की प्रतिक्रिया कैथोड पर तथा ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया एनोड पर होता है। अगर यहाँ पूछेगा ना कि अवकरण की प्रक्रिया कैथोड पर, ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया कहाँ होता है? तो एनोड पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खाद्य पदार्थ, कह रहा है खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन। तो कह रहा है खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो प्रोटीन की। क्या होगा? प्रोटीन की। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो क्या होगा? पीतल जो है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक का है। किसका है? कॉपर और जिंक का जो है ना, पीतल, पिताजी, याद रखिए ना, पिताजी। तो याद रखिए कि पीतल जो है कॉपर जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर मतलब तांबा, और याद रखिए जिंक मतलब जिंक जस्ता होता है। क्रमशः इसमें जो है ना दोनों में 70% कॉपर होता है, 30% जस्ता होता है, के अनुपात मिलाकर पीतल बनाया जाता है। और तांबा एवं टीन में जो है ना को मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तांबा टीन को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर और जस्ता का है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ट्राइटियम की अर्धआयु होती है, क्या होती है, कितनी वर्ष होती है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.4 वर्ष होता है। तो ट्राइटियम की अर्धआयु कितनी होती है? 12.4 वर्ष होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5-7 कह रहा है कि परिशोधित स्पिरिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो क्या होगा? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति एल्कोहल। तो कह रहा है कि परिशोधित स्पिरिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो शक्ति एल्कोहल कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहते हैं? शक्ति एल्कोहल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज किया। कौन किया? हर्ट्ज किया। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया। इसका पूरा नाम यहाँ पूछेगा, अगर हर्ट्ज का पूरा नाम पूछेगा ना, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज है। ठीक है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज है। और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। आगे है, हाँ, जो 1921 में मिला था। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसमें कह रहा है असत्य कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला जो है ना इसमें व्यापारिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें व्यापारिक नाम दिया हुआ है। माइक्रोकॉस्मिक लवन का
NaCN H4 + Hb माइक्रो व्यापारिक नाम दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पूछेगा कि माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की इसका सूत्र क्या होता है, NaNH4 प्लस H2O। H2O4 माइक्रोकॉस्मिक लवण का होता है NaNH4 प्लस HPO4 होता है। और यहाँ पे अगर बात करें सोडा एस का सूत्र क्या होता है, सोडा एस का बोले तो सोडा मतलब खाने वाला का पूछ रहा है, तो यहाँ पे ना सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हो जाएगा, Na2SO4 नहीं होगा, NaCO3। ठीक है। यहाँ पे Na2SO4 नहीं होगा, यहाँ पे इसका सूत्र क्या होगा, Na2CO3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सोडा एस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ सॉरी, ये जो है ना सोडा एस तो होने वाला। Na2CO3 होगा, ठीक है। NaS यहाँ पे NaSO4 नहीं होगा, Na2SO3 होगा, ठीक है। Na2SO3 होगा, इसका सूत्र होता है। हाइपो का सूत्र क्या होता है, हाइपो का होता है Na2SO3 हाइपो का Na2S2O3 × 5H2। हाइपो का Na2H2O3 × 5H2O। चिली सॉल्टपीटर का बोलेगा तो NaNO3 होता है, NaNO3 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रीजन्स में भाग लिया था। कब भाग लिए थे, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। कह रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब, 1893 में भाग लिया था। तो याद रखिएगा विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को जो है ना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जनवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त। अब 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाते हैं, 12 अगस्त को। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो क्या होगा, किस कारागारों में से, फोर्ट जेल में। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो अहमदनगर जेल में, क्या है, अहमदनगर जेल में। तो याद रखिएगा कि अहमदनगर फोर्ट जेल 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर फोर्ट जेल में 1944 में लिखे थे। आइए क्वेश्चन नंबर रही 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M.A. अंसारी ने। कह रहा है कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी M.N. अंसारी ने किया था। आई क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 अक्टूबर 1940 बने थे। तो कह रहा है कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे, तो 17 अक्टूबर 1940 को बने थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आधुनिक काबुल नदी का वैदिक नाम क्या है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुभा है। क्या है, कुभा। कह रहा है आधुनिक काबुल नदी का वैदिक नाम क्या है, तो कुभा है। क्या है, कुभा। आइए कह रहा है क्वेश्चन 15 कह रहा है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है, बताइए। तो याद रखिएगा कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता जो है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु है। कौन है, भद्रबाहु। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु है। कौन है, भद्रबाहु है। नहीं, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ना 15 का बी होगा, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र होगा। क्या होगा, हेमचंद्र होगा, सही बात है। तो बोल ही रहे कि हेमचंद्र। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गलती से हो गया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है, हेमचंद्र है। कौन है, हेमचंद्र, याद रखिएगा। और कल्पसूत्र का बोलेगा तो कौन है, कल्पसूत्र का बोलेगा तो भद्रबाहु है। किसका है, भद्रबाहु। और कथा सरित सागर बोलेगा तो सोमदेव भट्ट का है, ठीक है। और बृहत कथा मंजरी बोलेगा किसका है, तो क्षेमेंद्र का है। किसका है, क्षेमेंद्र का है। तो कल्प भद्रबाहु का पुस्तक का नाम क्या है, कल्पसूत्र है। क्या है, कल्पसूत्र है। और सोमदेव भट्ट का बोलेगा तो कौन सा पुस्तक है, तो कथा सरित सागर है, ठीक है। और बृहत कथा मंजरी बोलेगा तो किसका है, तो क्षेमेंद्र का है, याद रखिएगा। और हेमचंद्र का पुस्तक का नाम क्या है, तो प्रशिष्ट पर्वन है। क्या है, प्रशिष्ट पर्वन। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कह रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत के लेखक फ्रांसिस वर्नियर पेशे से क्या थे।
तो ये थे ना डॉक्टर थे, क्या थे? एक फ्रेंच डॉक्टर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या थे? एक फ्रेंच डॉक्टर थे। तो करेक्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस वर्नियर पेशे से क्या थे? तो एक फ्रेंच डॉक्टर थे। क्या थे? एक फ्रेंच डॉक्टर थे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 17 पे आइए। करा लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइए, लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजी ने किया था। कौन किया था? फैजी ने किया था। तो फैजिल जो है ना, फैजी अबुल अबुल फजल को बड़ा भाई तथा अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। इसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती पुस्तक को जो है ना किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने लिखा था। ठीक है, अगर पूछेगा ना कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य है। कौन है? भास्कराचार्य, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? बताइए, किसका हुआ था? अष्टांगिक तो मार्ग 18 का राइट शुभारंभ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का बी होगा। क्या 18 का बी होगा? प्रांतीय समुत्पाद होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो प्रति समुत्पाद का हुआ था। तो प्रति समुत्पाद बौद्ध दर्शन में एक मौलिक अवधारणा है। ठीक है, यह सभी घटनाओं से परस्पर जुड़ी प्रकृति का वर्णन करता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी घटनाएं जो है ना घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है, अर्थात कुछ भी स्वतंत्र रूप से या अलगाव में मौजूद नहीं है। आए क्वेश्चन 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रशासन, कह रहा है कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? क्या होगा? बताइए। बिहार टाइम्स। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार टाइम्स। तो कह रहा है ना कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो बिहार टाइम्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन हमारे 20 पे। कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? कितना अच्छा कथन मेटरनी किए का। हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की है, तो सी, मेटरनिक का है। क्या है? मेटरनिक का है। तो कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो मेटरनिक का है। ठीक है, याद रखिएगा। मेटरनिक का है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कार्ल मार्क्स, कह रहा है कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? तो क्या होगा? हिगेल। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीगेल। क्या होगा? हीगेल। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? हीगेल। आगे क्वेश्चन 22 कर रहा है कि गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए, क्या होगा? गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो 22 ताप्ती का का है क्या? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, गोदावरी, सॉरी ताप्ती का है। क्या है? ताप्ती का, याद रखिएगा। ठीक है, ताप्ती का है। तो गिरना तथा अरुणावती नदियां ताप्ती की सहायक नदियां हैं। और गिरना ताप्ती के बाएं तट तथा अरुणावती इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जलवायु का प्रकार कैसा है? बताइए। एएस। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एस है। क्या है? ए एस है। ए एस अर्थात मतलब जो है ना शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है। क्या है? ए एस मतलब जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जलवायु का प्रकार कैसा? तो ए एस है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जलवायु का प्रकार ए एस है। ए एस अर्थात शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार होता है, याद रखिएगा। आय क्वेश्चन 24 कह रहा है कि पौधे के लिए दुई पोषक तत्व में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस नहीं है। ठीक है, लेकिन पता मैग्नीशियम, है ये हाँ, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पौधे के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो फास्फोरस नहीं है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम, ये सभी है। ठीक है, तो फास्फोरस प्राथमिक पोषक तत्व है तथा अन्य सभी द्वितीयक पोषक तत्व है। ठीक है, फास्फोरस जो है ना, ये फास्फोरस क्या है? तो ये प्राथमिक तत्व है, लेकिन ये सभी जो है ना द्वितीय पोषक तत्व है, याद रखिएगा। जैसे प्राथमिक में अगर पूछेगा ना प्राथमिक पोषक तत्व में कौन कौन है, तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है? तो प्रथम में है। अगर द्वितीय का बात करें तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और क्या है? तो सल्फर है। ये सब याद रखिए, ये सब द्वितीय में है। आइए क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? बताइए। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना होगा। क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना। कह रहा है अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? दामोदर घाटी परियोजना है। आइए क्वेश्चन 26 कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग परपटी के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1%। क्या है? केवल 1%। तो कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग परपटी के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो केवल 1%।
याद रखिएगा कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही प्रॉपर्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है, और पृथ्वी की आयतन का 84% भाग मेंटल का और 15% भाग किसका होता है, करोड़ का होता है। याद रखिएगा पृथ्वी के जो आयतन का जो होता है ना प्रतिशत 84% होता है भाग मेंटल का होता है, और 15% भाग किसका होता है, करोड़ का होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है, बताइए कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनीनाइट नहीं है, लेकिन थोरियानाइट है, मोनाजाइट है, अलानाइट है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है, तो यूरेनीनाइट नहीं है, लेकिन थोरियानाइट, अलानाइट और मोनाजाइट है। आगे क्वेश्चन 28 कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था ना कि निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं, तो यूरेनाइट नहीं है, लेकिन था ना थोरियम का अयस्क कौन कौन, थोरिनाइट है, अलानाइट है, मोनाजाइट है। तो इसमें कह रहा है यूरेनाइट जो है ना यूरेनियम का अयस्क है, क्या है, यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। यूरेनाइट जो यूरेनियम का अयस्क है जिसमें 65 से 80% तक यूरेनियम का अंश होता है, ठीक है। याद रखिए किसका है, यूरेनाइट यूरेनियम का है, नाम से ही लग रहा है यूरेनियम का है, ठीक है। और पिंच ब्लेड को यूरेनाइट नाम किससे जानते हैं, पिंच ब्लेड को किस नाम से जानते हैं, यूरेनाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा, किस देश के पास है, तो भारत के पास है, किसके पास है, भारत के पास है। सबसे ज्यादा केरल में होता है थोरियम। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FW नोटस्टीन तथा WS थॉम्सन द्वारा। तो कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था FW नोटस्टीन तथा WM थॉम्सन द्वारा। आगे क्वेश्चन 29 कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है किसके द्वारा, कितना डिग्री चैनल के द्वारा करते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट चैनल के द्वारा। तो कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है तो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। तो ग्रेट चैनल के द्वारा जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करती है। और याद रखिएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार को कौन सा अलग करता है, तो क्या होगा, 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछ देगा छोटा अंडमान तथा कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर यहाँ पे बात करें कि मिनी क्वाड तथा कवरती मतलब लक्षद्वीप किसको अलग, कितना कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल, कितना 9 डिग्री होगा, क्या होगा, 9 डिग्री चैनल होगा। और यहाँ पे बात करेगा ना होता है जीनियस मामी लक्ष्मी आकार, अच्छा जीनियस मामी लक्ष्मी आकार। अगर मिनी क्वाड कवरती बोलेगा तो 9 डिग्री, ठीक है। अगर मालदीप और मिनी क्वाड बोलेगा तो कितना होगा, 8 डिग्री होगा, कितना होगा, 8 डिग्री। और भारत श्रीलंका बोलेगा तो क्या होगा, मनाली खाड़ी अलग करता है, ठीक है। भारत श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है, मनाली खाड़ी अलग करता है। फिर से देखिए अगर यहाँ पे बात करेगा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है कौन, तो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। अगर छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और मिनी क्वाड तथा कवरती को कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है, मिनी क्वाड कवरती को। और म से म दोनों आएगा ना, मालदीप और मिनी क्वाड आएगा तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। एक और है, अगर भारत श्रीलंका कौन अलग करता है, तो मनाली खाड़ी अलग करता है, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, तो क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा CWG। क्या है, CWG। कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, CWG। तो याद रखिएगा ना कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार को अधिकांश भाग CWG में आता है, ठीक है, CWG में आता है। आगे क्वेश्चन बनाइए 31 पे कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, बताइए बिहार में कोसी नदी की लंबाई पूछ रहा है, बताइए। तो इसका लंबाई ने 260 किलोमीटर, कितना, 260 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर है। और कोसी जो है ना कुर्सेला के निकट कटिहार गंगा में मिलती है। और क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी बिहार में कहाँ मिलती है, तो कुर्सेला के निकट कटिहार में गंगा नदी मिलती है, ठीक है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445। बिहार में अगर गंगा नदी की लंबाई पूछेगा 445 हो, ये गंगा का है, ठीक है, गंगा का है, ये बिहार में है गंगा का, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेगा बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई कितनी, 320 किलोमीटर। यहाँ बूढ़ी गंडक की लंबाई बोलेगा तो 320 किलोमीटर। अब बिहार में बागमती नदी की लंबाई बोलेगा 394 किलोमीटर, ठीक है, 394 किलोमीटर। तो याद रखिए कोसी नदी की लंबाई बिहार में कितना है, 260। अगर बिहार में गंगा नदी की लंबाई बोलेगा 445 और बूढ़ी गंडक का बोलेगा तो 320 और बागमती का बोलेगा 394 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, कह रहा है सिविल सेवकों को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था ना 1926 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है।
कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था कब? 1926 में किया गया था। तो याद रखिएगा 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यूपीएससी ना। हाँ हाँ, कह रहा है कि जो है ना जो है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ली आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। आयोग को नंबर 33 कर रहा है कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो क्या होगा? इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। तो और पुंछी इसका आयोग का स्थापना कब हुआ था? क्या पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था? 2007 में। सही है। तो पुंछी आयोग का जो संबंध है ना केंद्र राज्य संबंध से है, और पुंछी आयोग का जो गठन हुआ था 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगर पूछेगा सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में। ठीक है, और पुंछी का आयोग का बोलेगा तो 2007 में। सरकारी आयोग बोलेगा तो 1983, पुंछी बोलेगा तो 2007। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है किस में? बताइए। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तो कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। आगे क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL, ठीक है, कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। जब PL की बात करें, P से PN भगवती, P से PIL, तो PN भगवती याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कह रहा है ना कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। और PIL का जो पूरा नाम होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अगर फुल फॉर्म पूछ देगा कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। और जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। तो पूछेगा कि जनहित याचिका की अवधारणा का शुरुआत किस देश में हुई थी? तो क्या होगा? ये अमेरिका में हुआ है। क्या अमेरिका में? आगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? बताइए, किस संविधान संशोधन? तो इसका 43 के बी है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 43 का बी होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 43 का बी होगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 43 के बी अथवा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया, याद रखिएगा। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 से बी होगा, और एक और अनुच्छेद है 43 से ख होगा। दोनों में जो है ना सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। आइए क्वेश्चन 37 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश। सुनिए, हेलो। हाँ, अनुच्छेद 43 के बी और ख दूसरा है क्या? नहीं 43 का अगर हम क्या बोले कि अनुच्छेद 43 के, हाँ वही है, अथवा ख बोल सकते हैं, वही है, सॉरी। हाँ, ये हिंदी में बोले तो हिंदी में ख है और क्या है तो बी है। चलिए आगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश, ये गर्मी कारण जो है ना पता नहीं चलता है क्या है नहीं है, गर्मी से पूरा परेशान हो गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। कि भारतीय संविधान में अध्यादेश जो है ना, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 38 कह रहा है पूर्वोत्तर परिषद, कह रहा है पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। तो कह रहा है पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में है। क्वेश्चन नंबर आइए 39 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 358। क्या है? अनुच्छेद 358 है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 358 है। क्या अनुच्छेद 358 है? आगे को समझ 40 पे कह रहा है कि निम्न में से किसने राष्ट्रीय शासन, कह रहा है निम्न में से किसने राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 को मित्र पत्र की संज्ञा दी है? बताइए कौन दिए थे? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिए थे। ठीक है, तो याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रीय शासन को मत पत्र की संज्ञा दी। KM नंबियार के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। आगे क्वेश्चन 41 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो क्या होगा? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1993 में किया गया था। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था?
1993 में किया गया था। आगे क्वेश्चन 42 पे कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है? किस धारा के तहत बताइए? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 के क। क्या होगा? धारा 8 के क। तो कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता, तो धारा 8 के क। ठीक है। आगे कह रहा है कि बातों क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बातों की जलेबी छाना। कह रहा है कि बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? गप सप में आनंद लेना। बातों की जलेबी छाना नहीं कहता है, बातों में हमारा फंसा लग गए तो गप सप में आनंद लेना। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए इसमें क्या है। तो आइए कुछ और मुहावरे देख लीजिए। बताइएगा कि दिन दूना रात चौगुना क्या होगा? खूब उन्नति करना। क्या होगा? खूब उन्नति करना, बहुत मेहनत करना, खूब उन्नति करना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि और भ्रष्ट होना, नाको चने चबाना, बहुत परिश्रम करना। क्या करना? बहुत परिश्रम करना। परिश्रम करना, दिमाग चाटना, व्यर्थ बक जाना। ठीक है, व्यर्थ बक जाना। अब बुढ़ापे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है। और एकमात्र सहारा, और रेत की दीवार बोलेगा तो क्या होगा मुहावरा? रेत की दीवार बोलेगा क्षण भगूर वस्तु। ठीक है। आंखों का तारा बोलेगा तो बहुत प्यार। आंखों का तारा बहुत प्यारा। और जान खपाना, बहुत श्रम करना, बहुत श्रम करना। और घी के दिया जलाना क्या होगा? खुशियाँ मनाना। क्या होगा? खुशियाँ मनाना। खुशियाँ मनाना। और गद्दी को लाल होना, घर की आशा होना। और भानुमति का पिटारा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। और कान भरना तो पीठे पीठ शिकायत करना। हाँ। और कमर टूटना तो निरुत्साह होना और हिम्मत हारना। ठीक है। चलिए आगे कुछ हमारे 44 पे ये सब मुहावरा था, कुछ इंपॉर्टेंट था। बाकी देख लीजिएगा, PDF हम सेंड कर देंगे, बाकी वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जो भी थोड़ा बहुत डिटेल और भी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, यह वाक्य में दोष क्या है बताइए? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? परसर्ग है। क्या है? परसर्ग का है। क्या है? परसर्ग का है। तो कह रहा है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, यह वाक्य में दोष क्या है? तो परसर्ग है। क्या है? परसर्ग है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि यथार्थ। कह रहा है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? यथार्थ का विलोम शब्द बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा? तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक। तो याद रखिए यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। देखिए और देखिए यहाँ पे जो है ना यथार्थ का विलोम शब्द बोलेगा तो काल्पनिक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देख लीजिए जिसका शब्द विलोम शब्द क्या होता है। शाश्वत का बोलेगा तो क्षणिक होता है। मौखिक का बोलेगा तो लिखित होता है। गुप्त का बोलेगा तो ज्ञात होता है। जंगम का बोलेगा तो अस्थावर होता है। उद्दत का बोलेगा तो सौम्य होता है। उन्मीलन का बोलेगा तो निमीलन होता है। सुहोदर का बोलेगा तो परोदर होता है। गंगा का बोलेगा तो बचाल होता है। घोत का बोलेगा तो घोत का जो है ना घोत का तो घात का प्रतिघात होता है। निरपेक्ष का बोलेगा तो विलोम क्या होता है? निरपेक्ष का सापेक्ष होता है। सज्जन का दर्जन, चेतन का जेंड, निर्दय का सहृदय, सत्य का झूठ या तो मिर्सा बोल सकते हैं। आगरा का दुराग्रह, विरक्त का बोलेगा तो अनुरक्त, विरक्त का बोलेगा तो अनुरक्त, कोप का शांत, उत्कर्ष का अपकर्ष, मधुर का कट, इष्ट का अनिष्ट, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, स्थल का कुश और भगर का अछंत, शांत का उद्गीन या शांत, अस्पृश्य का होगा अस्पृदृश होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि निम्न में से हाथी का प्रवासी शब्द क्या होगा? हाथी का प्रवासी बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कुंजर होगा। क्या होगा? कुंजर। आगे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अभिज्ञात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभी है। क्या है? अभी है। अभियागत में जो है ना अभियागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी है। क्या है? अभी। आइए देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है, कौन सा है बताइए? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिस्र वाक्य है। क्या है? मिस्र वाक्य है। तो कह रहा है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य क्या है? तो मिस्र वाक्य है। क्या है? मिस्र वाक्य है। पंचतंत्र में समास है, कौन सा समास है बताइए? पंचतंत्र में बोलेगा तो इसमें द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। आप पंचतंत्र के लेखक बोलेगा तो कौन है? विष्णु शर्मा है। क्या है? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पर्यावरण में कौन सा संधि बताइए?
पर्यावरण में कौन सी संधि है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यन संधि है। क्या है? यन संधि है। ठीक है, पर्यावरण में क्या संधि है? तो यन संधि है। ठीक है, पर्यावरण का संधि विच्छेद बोलेगा तो परिजोड़ आवरण होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद बोलेगा परिजोड़ आवरण होता है, और परिआवरण में ई प्लस आ बराबर य, मतलब यह का नियम लगा है जो कि यन संधि में होता है। अतः पर्यावरण शब्द में यन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है क्या, मैं देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। देखिए कह रहा है टू गेट अंडर वंस स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बोल रहा है, चूज करने के लिए कौन होगा? ये कैमन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। टू एंगर ऑन इरिटेट होगा। ये कैमन का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि टू गेट अंडर वन स्किन्स फाइंड द करेक्ट मीनिंग, तो टू एंगर ऑन और इरिटेट होगा। क्या होगा? इरिटेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे 52 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है बताइए? इसमें इनकरेक्ट वर्ड है, बताइए कौन सा है? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। कंज्यूम होगा। क्या? कंज्यूम होगा। कंज्यूम। हाँ, इसका मतलब होता है ना, यहाँ पे है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे सी हो यानी एस यू में कंज्यूम होगा, उपयोग करना होता है। यहाँ पे डबल एस दे दिया इसलिए गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ही इज क्यूट, खालिस्तान एंड नैरो। क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसमें सब क्वेश्चन पूछेगा। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉल होगा। क्या होगा? टॉल। ही इज क्यूट टॉल एंड नैरो। ही इज क्यूट टॉल एंड नैरो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आ रही है 54 पे, कह रहा है कि लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ। क्या होगा बताइए? लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ। 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोग्राफी, बायोग्राफी नहीं, ऑटोग्राफी होगा। ठीक है, हाँ, सॉरी, ऑटोबायोग्राफी होगा। सॉरी सर, यहाँ पे इसका आंसर ए होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑटोबायोग्राफी होगा। क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा। आगे ये क्वेश्चन आ रहा है 55 पे, कह रहा है एंटोनम्स ऑफ द क्या है? ट्रियम्फ इज, क्या भराएगा बताइए? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, मतलब ट्रियम्फ मतलब होता है ना विजेता या जीतना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा? डिफीट होगा। क्या होगा? डिफीट मतलब क्या होता है? मतलब हराना या पराजय करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में रहिए 56 पे, कह रहा है कि द वर्ड अनलेस इज ए एन खालिस्तान। क्या भराएगा बताइए? क्या है बताइए? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, कंजंक्शन होगा। क्या हो? कंजंक्शन। तो द वर्ड अनलेस इज एन कंजंक्शन है, कंजंक्शन। ठीक है, द वर्ड अनलेस इज ए एन कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन होता है। आगे क्वेश्चन है 57 पे, कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ द ब्रेव इज, क्या होगा बताइए? द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज 57 का राइट फेयरलेस होगा। क्या होगा? फेयरलेस। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज फेयरलेस। क्या सर? ब्रेव मतलब बहादुर होता है। ब्रेव मतलब बहादुर होता है। अब फेयरलेस मतलब होता है निडर होता है। फेयरलेस मतलब निडर होता है। अब ब्रेव मतलब भी बहादुर होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन 58 कह रहा है कि व्हाट इज यूज एज, क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। आगे आइए, कंजंक्शन जो है ना, ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्यों में भी छोटा हो जाता है, अर्थ भी बदल जाता है, इसलिए इसको कंजंक्शन बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन 59 कह रहा है कि 59 सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? सरसों का वैज्ञानिक नाम 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रासिका कैम्प्रोस्पिटस है। क्या है? ब्रासिका कैम्प्रेटिस है। क्या देखिए सरसों का बोलेगा तो ब्रासिका कैम्प्रेटिस। और यहाँ पे बात करेगा कि चना का क्या होता है? चना का होता है साइसर एरिटेनम होता है, साइसर एरिटेनम। और गेहूं का बोलेगा तो क्या होता? ट्रिटिकम एसिटिवम होता है। और धान का क्या होता है? ओराया सटाइवा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि सही मेल का चयन करें। इसमें कह रहा है कि सही मेल का चयन करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ना, ये बिल्कुल सही है। सुजाक जो है, ये जो जीवाणु यहाँ पे ये रोग का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा जीवाणु से होता है ये दिया हुआ है। तो सुजाक जो नाइसेरिया गोनेरिया से होता है, बिल्कुल सही है। सुजाक जो होता है ना, नाइसेरिया गोनेरिस होता है जीवाणु से, नामक उससे होता है, बिल्कुल सही है। अगर डिप्थीरिया पूछा किसे होता है, डिप्थीरिया बोलेगा तो किससे होता है? तो
डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। और यहाँ पे बोले काली खांसी किससे होता है, काली खांसी, तो काली खांसी किससे होता है, हीमोफिलस पर्टूसिस से होता है। किससे होता है, काली खांसी हीमोफिलस पर्टूसिस से होता है, ठीक है। और टिटेनस बोला किससे होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनिस होता है। किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनिस होता है, टिटेनस होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनिस है। और यहाँ बोलेगा प्लेग किससे होता है, प्लेग बोला पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। और यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे निमोनिया किससे होता है, निमोनिया तो डिप्लोकोकस निमोनिस होता है। और सिफिलिस बोलेगा तो किससे होता है, टेपोनेमा प्लेडिनम से होता है। ये सब जीवाणु का नाम है, याद रखिएगा। जिसमें सही था ना, केवल एक सही था, ए नंबर केवल बिल्कुल सही था। कह रहा है कि चट्टानी स्तरों पर कह रहा है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, सैक्सिकोल्स कहते हैं, सैक्सिकोल्स। हाँ, नेक्स्ट है, कह रहा है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता। तो कह रहा है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता होता है। क्वेश्चन बताइए 63 पे, कह रहा है क्वेश्चन 63 कह रहा है स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है, क्या होगा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थनैला से। क्या है, थनैला से है। कह रहा है स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है, थनैला से है। किससे, थनैला से है। आइए क्वेश्चन है 64 पे, कह रहा है 64 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजधानी के बारे में जो है ना सही नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा सर। इसमें जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती, होती है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती है, इसमें गलत है। जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती है, गलत है। इसमें सही क्या है, राजधानी के बारे में कह रहा है कि पादपों में एक बड़ी राजधानी होती है जो कुल कोशिका के आयतन का 90% भाग क्या घेर सकती है। इसमें क्या है, सही है। राजधानी के बारे में पादपों में एक बड़ी राजधानी होती है जो कुल कोशिका के आयतन का 90% घेर सकती है, सही है। अमीबा में राजधानी की पोषण भूमिका होती है। और वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है, तीनों कथन क्या है, तो सही है। जंतु कोशिका में क्या राजधानी होती है, परंतु इनमें जो है ना अनुचित संचालन के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह से ज़्यादा पानी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। इसमें राजधानी क्या होता है, होती है। आगे क्वेश्चन 65 पे करा कि टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन क्या कहलाता है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहर का। टॉक्सिकोलॉजी जो अध्ययन कराता है, जहर का अध्ययन कराता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। हाँ, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। और जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, जहर का अध्ययन बोलेगा तो टॉक्सिकोलॉजी। आगे क्वेश्चन 66 का रहा है किसने क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बताइए किसने किया था। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल हैनीमैन। क्या है, सैमुअल हैनीमैन। आगे कह रहा है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है, बताइए क्या होगा। 10 से 12 माह में। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 माह। क्या होगा, 12 माह। तो ये कह रहा है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं, तो ये होता है 12 माह में, ठीक है। ईख की फसल उत्तर भारत में 10 से उत्तर भारत में होता है, लेकिन दक्षिण भारत में 12 से 16 माह में होता है। हाँ, ईख की फसल जो उत्तर भारत में 10 से 12 माह होता है और दक्षिण भारत में जो है 12 से 16 माह में परिपक्व होता है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इस 68 का राइट आंसर देखिए ठीक कर दे रहे हैं। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 68 का डी होगा। 69 का बोलेगा तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 69 का ए होगा। 70 का बोले तो 70 का आंसर होगा बी होगा, 70 का क्या होगा, बी होगा। 71 का आंसर 71 का राइट आंसर होगा 71 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 71 का सी होगा, 71 का सी। 72 का बात करें, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 72 का। 73 का बात करें, 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 73 का ए होगा, 73 का क्या होगा, ए होगा 73 का। 74 का बोलेगा तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, 74 का डी होगा, 74 का डी। और 75 का बोले तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, 75 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 75 का डी होगा। इसमें बोल रहा है √0.6 का मान बताइए क्या होगा, 0.774। आगे है 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। अब वही क्वेश्चन है 70। अब देखिए यहाँ से जी के क्वेश्चन है 77 नंबर का रहा है
कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, आर के सनमुखम सेठी, आर के सनमुखम सेठी, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव आर के सनमुखम सेठी को प्राप्त है, ठीक है। और जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। अगर पूछेगा कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त है, तो जॉन मथाई को। और यहाँ पे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त है, तो आर के सनमुखम सेठी को। दोनों अलग अलग, एक गणतंत्र है एक स्वतंत्र है। गणतंत्र बोलेगा तो हो जाएगा 1950 में जॉन मथाई, अगर स्वतंत्र बोलेगा तो हो जाएगा आर के सनमुखम सेठी, याद रखिएगा। आगे देखिए, मैं ये भी देखिए क्या कर रहा है, इसमें ये भी मैथ का क्वेश्चन है ना, 78 का मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, होगा बी। अब भाई 79 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बताइए। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई एम सुमाकर का होगा। हाँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ई एम सुमाकर का है। आगे क्वेश्चन 80 कह रहा है कि नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीसर किया है। कौन किया है, फीसर। आगे कह रहा है 81 में क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है ना, हथकरघा के विकास से है। किससे, हथकरघा के विकास। नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, बताइए। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नासिक जिले में। हाँ, तो करेंसी नोट प्रेस महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। और नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस जो है ना, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये के नोट बैंक छापती है, ठीक है। अब तो 1000 का आता ही नहीं है। क्या सर, वहाँ भी है, वहाँ भी देवास में भी प्रिंटिंग प्रेस। आगे क्वेश्चन 83 कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था। ये किया गया था 1998 में किया गया था, 1998 में। कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था, 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर होगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में है। 84 का ये हैदराबाद में है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1999 में स्थापना हुआ था, 1999 में स्थापना, याद रखिएगा। 1999 में इसका स्थापना हुआ था। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का स्थापना 1999, इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। आगे 85 कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बोलेगा 85 का ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी। 1 अप्रैल से 31 मार्च है। क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। आगे कह रहा है जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमपाल। क्या है, सोमपाल। आगे कह रहा है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सफ़ेद होगा। कह रहा है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा। आगे कह रहा है समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/10 होगा, 1/10 होगा। सॉरी 88 का जो है ना ऑप्शन नंबर 88 का सी होगा, सॉरी 9/10 होगा। 88 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 9/10 होगा, याद रखिएगा। 9/10 होगा। कह रहा है ना कि समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के नीचे रहता है, तो 9/10 रहता है। 1/10 भाग के सतह के ऊपर जो है ना, 1/10 भाग के सतह के ऊपर तथा 9/10 भाग सतह के नीचे रहता है। मतलब 1/10 भाग सतह के ऊपर रहता है और 9/10 जो होता है ना वो नीचे रहता है। क्या रहता है, नीचे रहता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 89 पे कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, टॉर्क होता है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, बताइए कितना डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलता है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए पानी उबलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि कैमरे के किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या, उत्तल लेंस। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 92 कह रहा है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या होगा। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संवहन। क्या है, केवल संवहन। आगे देखिए भर रीडिंग दिया हुआ है, दर्पण का रीडिंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 93 का आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी। इसको आकृति बैठाना है, आगे इसमें संख्या, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। 94 का ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, क्या होगा, डी होगा। और डी होगा, हाँ, इसमें 4 का स्क्वायर, इसमें 2 4 14 है, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, वही है। आगे देखिए 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। 96 का बोलेगा तो 96 का क्या है, तो कह रहा है ना कि करेंट का क्वेश्चन कह रहा है कि हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यूपी के द्वारा, क्या है, यूपी के द्वारा। कह रहा है कि हर घर सोलर अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया, तो यूपी के द्वारा। आगे कह रहा है मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो क्या होगा, 97 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। कह रहा है मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। आगे कह रहा है 98 का इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है, क्या होगा। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए, राजस्थान। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है, तो राजस्थान। आगे करा 99 करा निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रतिरूपित की गई है, बताइए कौन सा देश है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्या, सी है ना, सी, अमेरिका है, मर भी गया वो व्यक्ति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रतिरूपित किया गया, तो अमेरिका। आगे को समझाइए 100 पे। कह रहा है IMT ट्रिलेट 2024 में संयुक्त रसायन अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, बताइए कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शामिल नहीं है, ठीक है। तो IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त रसायन अभ्यास में सॉरी इसका जो होगा ना, 100 का आंसर जो है ना सी होगा, वही बी होगा, सॉरी देखिए सर, ये ना बी होगा, ब्राज़ील नहीं है, ठीक है, ब्राज़ील नहीं है, सॉरी। यहाँ पे कह रहा है IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त रसायन अभ्यास में जो आंसर बोल रहे हैं वो आंसर सही है, क्योंकि जो है ना PDF में कुछ आंसर भी गलत है। तो कह रहा है IMT ट्रिलेट 2024 में संयुक्त रसायन अभ्यास, IMT, हाँ, IMT का मतलब क्या है, IMT इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया है, तो भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया है, ब्राज़ील नहीं है, ठीक है, ये सब शामिल है। तो ये सेट नंबर था 5, सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 6 जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रहने दीजिए आज के लिए।